Hi guys, welcome to Camelot India. This is Anu, and today I will discuss one of the topic of 11th class, and this is related with the inorganic chemistry, and that is the one of the most important chapter of 11th class as well as in the inorganic too. So that chapter is the chemical bonding. So well, I'm not going to explain you the entire chapter of because there are a lot of more topics in it. So I basically discuss one of the topic, that is the valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory, and along with that I'm going to explain you how the bonding will form in case of the compounds, right? In case of the inorganic compounds. So let's start with the topic then. So let's start with this. First of all, what is the shapes? How can you say the shapes and the hybridization terms means? Hybridization terms means, right? तो ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये शेप्स वगैरह के बारे में हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के सबसे पहले ये टॉपिक जो होता है ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि शेप्स कैसे बताएंगे, साइज़ कैसे बताएंगे, एंड स्पेशली इन दी एनसीईआरटी ये बहुत जल्दी क्लियर नहीं होता है, राइट? तो उस चीज़ को समझाने के लिए सबसे पहले जो हमको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है. So let's discuss about the hybridization first. That how will you explain the hybridization, guys? Fine. तो hybridization के लिए मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप देखते हैं कि hybridization होता क्या है. What this term means? Hybridization actually tells about the mixing of different orbitals together. मतलब कि हर जैसे S एक अपने आप में एक ऑर्बिटल है, P एक ऑर्बिटल है, जब आप वो आपको मिक्स कर देंगे तो उसके बाद न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल विल जनरेट, एक नया तरीके का ऑर्बिटल विल जनरेट. दैट न्यू काइंड ऑफ ऑर्बिटल, उसका जो एनर्जी होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा पहले वाले ऑर्बिटल्स के थ्रू. तो इसका मतलब हम बाय डेफिनेशन व्हाट वी कैन से दैट any orbitals whenever S, P or any orbitals mix together and in such a way that new set of orbital will form having a different kind of energy as that of the previous one, then it is called that particular process is called the hybridization, right? तो उस process को explain करने के लिए मैं आपको कुछ certain example समझाऊंगी. सबसे पहले कुछ examples हैं, जैसे कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है वो है मिथेन ग्रुप, ठीक है? तो मिथेन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? कार्बन. अब कार्बन कौन से ग्रुप के एलिमेंट के साथ कार्बन किस ग्रुप के एलिमेंट कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? दैट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, राइट? तो उसमें क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे ग्रुप्स होते हैं, राइट? तो इसका जो कंपाउंड का आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो वो कितने हैं? 4 हैं, राइट? तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया? NS2 NP2. फाइन, ये हमारा इसका कन्फिग्रेशन हो गया. ये तो बहुत ईजी चीज़ है, राइट? तो अगर मैं इसको समझाऊं कि अगर S में आप ऑर्बिटल्स फिल करो, इसमें S में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? P में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए. और सबसे पहले आपने हिंस रूल पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में नहीं आता, पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट, राइट? तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में इस तरीके से हो गया. फाइन. तो ये तो ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन्स थी कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से फिलिंग हो गई. अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजूँ, क्यों मुझे एक्साइटेड स्टेट में भेजना है? रीज़न, क्योंकि मुझे अब इस एक्साइटेड स्टेट में भेजने का मतलब ही है बॉन्ड बनाना. तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है? एक्साइटेड. अब बॉन्ड इसको कितने बनाने हैं अगर आप देखिए तो कार्बन हैज़ टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद दिस हाइड्रोजन. अभी तो क्योंकि हमें इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, मैं इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ, बट हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता नहीं है, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मुझे अभी ऐसा ड्रॉ करना पड़ रहा है, राइट? तो मैंने क्या किया, कार्बन के चारों हाइड्रोजन्स को इस तरीके से बना दिए. बॉन्ड इसके पास कितने हैं? 4 बॉन्ड्स बनाने हैं इसको, ठीक है? ये 4 बॉन्ड्स अगर आप देख सकते हैं तो इसके लिए कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब इसके पास अनपेयर्ड का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 अनपेयर्ड हैं.
तो 2 अनपेयर्ड हैं तो मुझे तो और 2 चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में इस वाले इलेक्ट्रॉन को जंप किया जाता है इसके p ऑर्बिटल में जो इसका वेकेंट है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कुछ ऐसे, फाइन, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब क्या बात आती है, अब हमको बॉन्ड बनाने, अब क्या करेगा हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन अपने अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के थे ही, एस में 1 है, पी में एक है, तो बाकी हाइड्रोजन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड्स, बेसिकली कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए इसकी बॉन्डिंग में। तो एक देखा तो आपने एस का 1 है और पी के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए, 3, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन विल कॉल्ड एज कितना, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई तो हम इसका शेप बता सकते हैं। पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कुछ कंपाउंड्स का बनाना सिखाऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि उस हाइब्रिडाइजेशन का क्या शेप होता है और उस पर्टिकुलर कंपाउंड का शेप कैसा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आपको दूसरा बताते हैं कि दूसरे में मतलब अगर हम कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर कोई एग्जाम्पल लिया सिर्फ BF3, मान लीजिए मैंने लिया एग्जाम्पल BF3, ठीक है। अगर मुझे इसका शेप देखना है, इसका कंपाउंड देखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो बोरोन है 13 ग्रुप का एलिमेंट, और इसका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब पता ही है आपको, ठीक है, ये सब आपको मालूम है। तो ये सब, अब इसका जो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, तो इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। तो इस वजह से इसका अगर आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो क्या आएगा, NS2Np1, ये आएगा। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया, राइट। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट है, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इतनी बात। अब क्या करेंगे, अब ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट की बात हो गया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया है कि इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं। अगर आप BF3 का अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइए, ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपका इसका रियल स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये अगर आपने बनाया, इसको बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, राइट। तो 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, फिर से, तो इसमें मुझे चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हैज़ टू कम फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या करेंगे, तीनों F अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका, S और P2, क्यों, क्योंकि S का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और P के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फाइन। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 कम्स आउट टू बी sp2। तो अब इस तरीके से हमारे पास जितने कंपाउंड्स हैं, हम क्या करेंगे, उसका सेंट्रल एटम पकड़ेंगे, उसका सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्यों देखते हैं, रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने का रीजन ये है कि ज्यादातर आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सेंट्रल एटम को पकड़ना है, उसके बाद उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखना है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, उसके बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप देखेंगे कितने बॉन्ड बनाने हैं, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करवाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कराने के बाद उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करके आप उसका ऑर्बिटल्स जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा आप देख लेंगे, और उससे आपका हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। तो ये तो एक बात हो गई। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे ही बहुत तरीके के कंपाउंड्स हैं, मुझे उसका निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, फाइन। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ IF7, मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम करते हैं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं IF7। इसका सेंट्रल एटम क्या हो गया, I, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इसका सेंट्रल एटम है I, और इसका कन्फिग्रेशन आप क्या लिखेंगे, NS2Np, क्या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो NS2Np5, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NS2Np5, ठीक है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो N के और फिर P के ऑर्बिटल्स, ठीक है, और क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा तो D के ऑर्बिटल्स हम रखेंगे इधर। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो 3 भरेंगे, फिर डबलिंग कर देंगे इन सबकी, ठीक है, और ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितने बॉन्ड, मुझे चाहिए 7 बॉन्ड्स, और तो 7 बॉन्ड के लिए मुझे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो हम क्या करेंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो एक्साइटेड स्टेट में मुझे हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या चाहिए,
सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ 1 कर दीजिए, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को आप जंप करा के इधर ले जाइए, फिर उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करा के इस साइड आ जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो जंप एंड कम्स टू दिस ऑर्बिटल, उस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो सब में क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो अगर आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। तो अब क्या करेंगे, सारे f अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे, राइट। तो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने सारे f अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन देन, s का एक ऑर्बिटल, p के तीनों ऑर्बिटल और d के कितने ऑर्बिटल, 3। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3d3। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द सिंपलेस्ट वे, आई एम सेइंग दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, उस टेबल से आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कितने तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp2, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3d, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3d2 एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3d3, ठीक है। इतने तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, फाइन। और इसके साथ केसेस भी आते हैं, वो केसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी, डिस्टॉर्टेड केसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी बाद में। पहले हम देख लेते हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन अगर हैं तो कैसे कैसे होगा। उसके अलावा और भी होते हैं, sp3d के अलावा dsp2 और d2sp3, ये सब भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। बट वो किस केसेस में होते हैं, क्या कैसे होते हैं, दैट आई एक्सप्लेन यू लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बताने के लिए कि ऐसा भी होता है, मैं सिर्फ इन हाइब्रिडाइजेशन को बता रही हूँ ताकि वो इजीली समझ में आ जाए बाद में आपको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द sp हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो किसी भी कंपाउंड का जो शेप आता है वो आता है लीनियर शेप। किसी भी कंपाउंड का शेप क्या आएगा, लीनियर शेप, फाइन। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका जो शेप आता है उस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। उसका शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और मैं बनाती भी जा रही हूँ। इसका लीनियर शेप होगा, जैसे कि एग्जांपल अगर मान लीजिए B है, इधर A लगा दिया, इधर A लगा दिया, ठीक है। ये इस टाइप का ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब इस टाइप का, B बीच में, इधर A, इधर A, इधर A, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं sp3 का, तो उसका शेप जो होता है उसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप कैसे होगा, B इस साइड और दो तो प्लेन में होंगे, एंड दो तो प्लेन में होंगे और कुछ एक बिहाइंड द प्लेन, एक अबव द प्लेन होगा। तो शेप इस तरीके से आता है, बट दैट कैन बी यू नो, मतलब इस तरीके से होगा कि ये बिहाइंड द प्लेन होता है, ये इन फ्रंट ऑफ द प्लेन होता है। 3D इमेज होती है बेसिकली। sp3d होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल सॉरी नॉट प्लेनर, इट्स ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ओके। तो ये जो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप इस तरीके का होता है कुछ, ये ट्रायंगल जैसा बनेगा, राइट। और इस तरीके से पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद sp3d2 आता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का इस तरीके का शेप होता है। एंड उसके बाद आते हैं पेंटागनल, पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। इसमें पहले आपको एक पेंटागनल टाइप का बनाना है, उसके बाद दो पिरामिड टाइप का बनाना है, लाइक दिस, राइट। तो ये इसका शेप होता है, दीज आर द शेप्स। एंड ये तब है जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर का केस नहीं है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वी हैव अवेलेबल, लेकिन कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, अगर कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो देन शेप विल गेट डिस्टॉर्ट। ये बात बोलता है VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। जब भी कभी लोन पेयर आ जाता है देन शेप विल गेट डिस्टॉर्ट। व्हाई? बिकॉज इट सेज दैट व्हेनेवर देयर इज लोन पेयर, there is lone pair repulsion, and lone pair repulsion will be greater than lone pair bond pair repulsion, and then bond pair repulsion। ये बात हमारी
VSEPR थ्योरी कहती है कि अगर शेप गेट डिस्टॉर्ट इफ देयर इज लोन पेयर इन दी, मतलब लोन पेयर का मतलब कि कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दीज आर प्रेजेंट एज लोन पेयर। तो उस वजह से क्या होता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज मोर देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर फाइन। तो इस तरीके के जो रिपल्शंस होते हैं ये हमेशा ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ऐसे कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया, अगर आप बात करें अमोनिया में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। कैसे निकालते हैं इनका टाइप के कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन और कैसे इनका शेप पता चलता है, अब हम वो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अमोनिया का सबसे पहले वही मेथड विल बी सेम कि आप पहले देखेंगे सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट प्रेजेंट इन ग्रुप 15 एलिमेंट, तो इसका फॉर्मूला होगा NH2NP3। तो आप क्या कर देंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे। ये है ग्राउंड स्टेट में। अगर अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको देखना है कि इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड देखने में लग रहे हैं कि इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं और हमारे पास अनपेयर्ड कितने हैं, 3 हैं। तो क्या हमें एक्साइट कराने की जरूरत होगी? नहीं, यहाँ एक्साइट कराने की जरूरत नहीं होगी, सारे हाइड्रोजन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे। अब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या आएगा, sp3। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी भी होता है कि अगर ये लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में क्यों गिनते हैं? गिनना ज़रूरी है बेटा। रीज़न इज वाई, बिकॉज अगर आपने आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, ठीक है। सिंस इट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वाई इट विल बी काउंटेड एज हाइब्रिडाइजेशन। It will present as lone pair, it will not participate in the bond formation, but it will be in hybridization. So hybridization will comes out to be sp3, but there will be 1 lone pair. तो इस केसेस में शेप गेट डिस्टॉर्ट। वैसे हमारे पास होना चाहिए कि 3 बॉन्ड है, शुड बी ट्रायगोनल प्लेनर, बट ऐसा शेप नहीं आता। होता क्या है इसके अंदर, इस केस में क्या होता है मैं इधर बताती हूँ आपको। इस केस में क्या होता है कि जो शेप होता है अमोनिया का वो कुछ इस तरीके का बनता है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके का शेप बनता है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बनाया था, इट्स नॉट ट्रायगोनल, इट्स बाई पिरामिडल। इसका नाम आप बाई पिरामिडल कर लें, इट्स ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप। और ये जो बनता है, ये जो हमने यहाँ बताया है, इट इज़ कॉल्ड ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, इट्स पिरामिडल शेप, राइट। ट्राइंगल जैसा बन गया ये, ट्राइंगल और ऊपर एक पिरामिड टाइप का, तो इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल शेप एंड दिस इज द डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ टेट्राहेड्रल, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का ही डिस्टॉर्टेड शेप होता है। हाइब्रिडाइजेशन, हर sp3 का हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको यहाँ पे टेबल बताया, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल, राइट। लेकिन अगर उसमें एक लोन पेयर आ जाता है देन शेप गेट डिस्टॉर्ट एंड इट विल कम्स आउट टू बी ट्रायगोनल पिरामिडल। इन केस ऑफ अमोनिया, इफ 1 लोन पेयर विल बी देयर देन ट्रायगोनल पिरामिडल शेप बनेगा, एंड इफ 2 लोन पेयर विल बी देयर देन द शेप आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। तो हम वो एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका शेप गेट डिस्टॉर्ट इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो एंड देयर आर लॉट मोर एग्जाम्पल्स अबाउट दिस, so basically there are lot more examples and this topic is actually takes too much time to explain, right. So well, I stop my video at this point only, and I hope this video will be helpful for you guys, and for the further videos you can subscribe our YouTube channel Camelot India, and you can click on the bell icon for the subscription, and you can also follow us on Facebook and Instagram. We do provide online as well as offline classes for all the aspirants like 11th and 12th. So for that you can directly contact us in the mentioned mobile number that is in description. If you have any kind of queries and questions, you can directly write us in the comment box. So I hope this video is liked by you guys. Thank you very much. Thank you very much for your support. Thanks.